इसमें से प्रेजेंस के लिए क्या हुआ? प्रेजेंस के लिए अभी हम देखेंगे, और उससे पहले जो मैंने स्ट्रक्चर्स दिखाए हैं वो Shall we start? So next is your RBI. What do you mean by RBI? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। Reserve Bank of India. कब बना था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? Anyone? 1935. वेरी गुड। कब बना था? 1935। इसका ये कौन से एक्ट में बना था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? इट वाज फॉर्म्ड अंडर आरबीआई एक्ट 1934। कौन से एक्ट के अंदर बना है ये? आरबीआई एक्ट 1934। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना था 1935 में। किया जाता है कौन से एक्ट के अंदर? 1934। पहले ये जो आरबीआई का हेडक्वार्टर था, क्या था? हेडक्वार्टर वो कहाँ था आपका? कोलकाता में। कहाँ पे था? कोलकाता में। अभी कहाँ पे है आरबीआई का हेडक्वार्टर? एनीवन? वेरी गुड। कहाँ पे है? मुंबई। कभी आ गया था? एनीवन? 1937। 1937। तो दिस इज अबाउट योर थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट योर आरबीआई। एक और चीज याद रखना, आरबीआई आपका स्टैट्यूटरी बॉडी है। कौन सी बॉडी है? स्टैट्यूटरी बॉडी है। क्लियर? स्टैट्यूटरी मतलब इसके पास पावर नहीं होती है कुछ इंप्लीमेंट करने की, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशन में जिसका स्टेटमेंट है। आगे बढ़े? ये लिखे कि बाद में लिखे? पीडीएफ फिर 1937 में इसको बनाया गया। 1949 कभी 1949 में इसको नेशनलाइज किया गया। क्या किया गया? नेशनलाइज। मतलब इसका मतलब है कि पहले नेशनलाइज नहीं था, पहले किसके अंडर था? प्राइवेट ओनरशिप के अंडर था। किसके अंडर था आरबीआई? पहले प्राइवेट ओनरशिप के अंडर था। बट अब इसको क्या कर दिया गया? नेशनलाइज कर दिया गया 1949 में। जैसे ही हम क्या हुए? आजाद हुए। क्या हुए? हम आजाद हुए। और ये क्या बन गया आपका? गवर्नमेंट का बैंक। क्या बन गया आपका? गवर्नमेंट का बैंक, सबसे इंपॉर्टेंट बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर? आरबीआई का मेन कौन होता है? आरबीआई का मेन होता है उसका गवर्नर। गवर्नर आपके 4 साल के लिए अपॉइंट होता है। कितने साल के लिए? 4 साल के लिए अपॉइंट होता है। उसका रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल है क्या? नहीं। यू कैन नॉट रीअपॉइंट अ गवर्नर अगेन। एक बार आ गया खत्म। तो 4 साल के लिए गवर्नर रहेगा, उसके बाद उसको अपॉइंट कर सकते हैं क्या हम? नहीं। वाइस गवर्नर भी रहते हैं, डेप्यूटी गवर्नर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी रहते हैं। तो ये आपका स्ट्रक्चर क्या बनता है? आपके आरबीआई का बनता है। क्लियर? पक्का? व्हाट अबाउट अदर बैंक्स? तो आपके और भी बैंक्स हैं। जैसे 1955 को एसबीआई को नेशनलाइज किया गया था। एसबीआई वाज नेशनलाइज्ड कभी 1955। इससे पहले एसबीआई का क्या नाम था? वेरी गुड, इंपीरियल बैंक। क्या नाम था? इंपीरियल बैंक। फिर इंदिरा गांधी आई 1964 में और 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया। कितने बैंक्स को? 14 बैंक्स को और नेशनलाइज किया 1964 में। फिर 1980s में कभी 1980s में हमने 6 और बैंक्स को नेशनलाइज किया।
तो ये ईयर आपको इंपॉर्टेंट ईयर्स याद रखने हैं जब जब नेशनलाइजेशन हुआ था। तो फर्स्ट नेशनलाइजेशन कब हुआ? 1949, फिर 1955, फिर 1964, फिर 1980। क्या इतना क्लियर है? पक्का? अब मुझे एक बात बताओ, क्या नेशनलाइज करना जल्दी बोलो। बोलो यस और नो। Yes. अच्छा है? क्यों अच्छा है? Why it is good? Economically, जैसे finance properly managed. फाइनेंशियली प्रॉपर्टी Regulate. रेगुलेशन अच्छे से होगा, है ना? मतलब कोई भी मिसहैपनिंग नहीं हो पाएगी वहाँ पे। कैन आई से वहाँ पे वेलफेयर प्रॉपर्ली हो पाएगा, है ना? लोगों का वेलफेयर अच्छे से हो पाएगा। कैन आई से वहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप नहीं होगी। प्राइवेट का मोटिव क्या होता है? हमेशा प्रॉफिट ड्रिवन होता है, तो वो नहीं हो पाएगा। क्रोनी कैपिटलिज्म नहीं हो पाएगा। और व्हाट एल्स? और क्या अच्छा हो? Crony capitalism. क्रोनी कैपिटलिज्म का मतलब होता है, जैसे मेरे को एक बात बताओ, मैं एक बैंक का ओनर हूँ, ठीक है? मैं एक बैंक का क्या हूँ? ओनर हूँ। और आप एक बिजनेसमैन हो। क्या हो? आप एक बिजनेसमैन हो। अब आपको लोन चाहिए। क्या चाहिए आपको? लोन चाहिए। अब लोन देगा कौन? मैं आपको लोन दूंगा, बट लोन देने से पहले मैं आपका क्रेडिट स्कोर चेक करूंगा, सिविल स्कोर चेक करूंगा आपका, तभी आपको लोन प्रोवाइड करूंगा। ये सुनो, ये सिंपल सा होता है। अब आपका क्रेडिट स्कोर बहुत बेकार है। क्या है? आपका क्रेडिट स्कोर बहुत बेकार है, इसलिए आपको कोई लोन नहीं दे रहा है। तो क्या मैं भी लोन दूंगा आपको? नहीं दूंगा। तो ये क्या बोलेगा? ये बोलेगा कि एक काम करो, मुझे 10 करोड़ का लोन दो। कितने करोड़ का? 10 करोड़ का लोन दो। उसमें से 2 करोड़ तुम रखो और 8 करोड़ मुझे दे दो। 2 करोड़ क्या करो? तुम रखो और 8 करोड़ मुझे दे दो। तो मुझे भी 2 करोड़ मिल जाएंगे, उसको भी कितने मिल जाएंगे? 8 करोड़ मिल जाएंगे, है ना? तो दिस इज योर क्रोनी कैपिटलिज्म। लोग अपना फायदा करवाने के लिए, क्या करवाने के लिए? अपना फायदा करवाने के लिए क्या करेंगे? घूसखोरी करेंगे, ब्राइबिंग करेंगे। नीरव मोदी क्या किया? सेम किया। विजय माल्या क्या किया? सेम किया। लोन कोई दे नहीं रहा था, तो एक्स्ट्रा लोन लिया, बैंक को ज्यादा खिलाया और खुद का लोन लेके बाहर भाग गए, विदेश भाग गए, है ना? सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ क्रोनी कैपिटलिज्म, जिसको हम और डिटेल में करेंगे जब हम क्रेडिट रेटिंग सोसाइटीज के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? क्रेडिट रेटिंग सोसाइटीज के बारे में। क्लियर? तो और क्या अच्छा है बताओ? और क्या अच्छा है? बस इतना ही? यही सारी चीजें अच्छी हो पाएंगी और कुछ अच्छा नहीं होगा नेशनलाइजेशन के बाद? Rural development. वेरी गुड। रूरल डेवलपमेंट होगा। व्हाट एल्स? Banking habits develop. बैंकिंग हैबिट डेवलप आपके प्राइवेट में ज्यादा होगी। प्राइवेट में होगा। Saving habits develop. Saving habits. सेविंग हैबिट भी ज्यादा आप प्राइवेट से करो या पब्लिक से करो। अभी देखो, प्राइवेट को ज्यादा चाहिए होगा कि लोग डिपॉजिट करें, गवर्नमेंट को नहीं फर्क पड़ेगा इतना, क्योंकि उनको प्रॉफिट नहीं कमाना है, प्राइवेट को प्रॉफिट कमाना है। तो सेविंग हैबिट या बैंकिंग हैबिट ज्यादा कौन फोकस करेगा? प्राइवेट करेंगे। तो नेशनलाइजेशन से उसका लेना देना नहीं। व्हाट एल्स? कैन आई से गवर्नमेंट को फंडिंग मिलेगी, इससे गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा जो वो यूज कर सकता है कहाँ पे? डेवलपमेंट में। ऐसे कहने की बात है, बट कर तो सकता है ना। नेशनलाइजेशन का ये एक बोल सकते हैं हम, एक जरिया है उसका। व्हाट एल्स? और क्या?
इतना ही। बट नुकसान क्या है? व्हाट आर दी नेगेटिव पॉइंटर्स ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स? कहना है पहला, हाँ, स्कैम्स हो सकते हैं, दैट इज करप्शन इसमें बढ़ जाएगा। व्हाट एल्स? और क्या हो सकता है? कहना है यहाँ पे लोन मेला क्या होगा? क्या होगा? लोन मेला हो जाएगा, है ना? वोट बैंक पॉलिटिक्स चालू हो जाएगी इससे। वोट बैंक पॉलिटिक्स मतलब क्या? लोन माफी, है ना? कर्ज माफी, तो ये सारी चीजें होंगी। और क्या हो सकता है? ये कुछ नेगेटिव पॉइंटर्स है किसके? बैंकिंग सेक्टर्स के। नेशनलाइज अगर करेंगे तो ये सारे प्रॉब्लमैटिक फैक्टर्स हैं। तो नेशनलाइजेशन सारे बैंक्स भी नहीं करने थे। यस, वी हैव टू डू नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, बट वी कैन नॉट नेशनलाइज ईच एंड एवरी बैंक दैट इज प्रेजेंट इन इंडिया, बिकॉज उससे क्या होगा? हाईली वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स बन जाएंगे और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स रहेंगे नहीं। और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स अगर नहीं रहेंगे तो आपके करप्शन के चांसेस, गवर्नमेंट के पास अपर हैंड आ जाएगा। अब अगर गवर्नमेंट के पास अपर हैंड आ गया तो इट विल लीड टू व्हाट? वेरियस स्कैम्स, करप्शंस, लोन माफी जो हुआ था आपका जब हम ये करेंगे ना 1991 का आपका इंडिया का जो फाइनेंशियल बैंक्रप्सी आया था 1991 में। अब वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर की वजह से हुआ था या फिर हर्षद मेहता स्कैम की वजह से हुआ था, उससे पहले ही ये सारी चीजें होने चालू हुई। उससे पहले से ही, क्योंकि उससे पहले से ही गवर्नमेंट ने बहुत सारे लोन माफी कर दिए थे। गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे गलत स्टेप्स उठाए थे जिसकी वजह से 1991 तक या 1990s तक गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं बचा था, बैंक्स के पास पैसा ही नहीं बचा था। दैट इज व्हाई यू वर कंसीडर्ड एज व्हाट? बैंकर। क्लियर? अंडरस्टूड इतना? तो आगे बढ़े। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ आरबीआई? आरबीआई के फंक्शंस के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। क्या लगता है क्या क्या फंक्शंस होंगे आरबीआई के? यस, पहला तो है इट इज दी बैंकर ऑफ द बैंक्स। क्या है? बैंकर्स ऑफ द बैंक्स। मतलब बैंकर्स ऑफ द बैंक का मतलब यस, जैसे हमारे लिए बैंक्स है वैसे ही बैंक्स के लिए आरबीआई है ना? तो बैंकर ऑफ द बैंक्स की तरह काम करता है। सिर्फ बैंक्स के लिए नहीं, ये गवर्नमेंट के लिए भी है, बैंक्स के लिए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। तो दोनों का बैंकर कौन होगा? आरबीआई। व्हाट एल्स? नेक्स्ट और क्या? रेगुलेशन। यस, रेगुलेशन ऑन बैंकिंग सिस्टम या बैंकिंग सेक्टर्स, है ना? जितने भी बैंक्स हैं, हमने जितने भी बैंक्स पढ़े थे लास्ट लेक्चर में, कहना है सब मोर और लेस किसके अंडर आते हैं? आरबीआई उसको रेगुलेट करता है, सुपरवाइज करता है। व्हाट एल्स? और क्या? प्रिंटिंग। हाँ, प्रिंटिंग। प्रिंटिंग करेंसीज। अब देखना आरबीआई सारे करेंसीज को प्रिंट करेगा, किसको छोड़ के पता है? वेरी गुड, 1 रुपी को किसको छोड़ के? 1 रुपी। 1 रुपी कौन प्रिंट करता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री। कौन प्रिंट करता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री। ऐसा क्यों सर? बताते हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री इसीलिए उसको मिंट करता है 1 रुपी कॉइन को, क्योंकि ये एक तरीका है बताने के लिए कि फाइनेंस मिनिस्ट्री इज द मेजर प्लेयर। आरबीआई को सिर्फ हमने अथॉरिटी दी है ये करने के लिए, वरना सारा पावर किसके पास है करने का? फाइनेंस। देखो आरबीआई मतलब स्टैट्यूटरी बॉडी, मतलब उसके पास कोई पावर नहीं है, पावर गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट ने सिर्फ उसको दिया है।
Yes or no? So it is just a power symbol. क्या है वो एक power symbol. What else? Last resort. Yes. Last resort. Last resort मतलब क्या? जब कुछ नहीं बचा, कहीं से कुछ नहीं होगा, तो कौन हेल्प करने आएगा? आरबीआई हेल्प करने आएगी. कौन हेल्प करने आएगा? आरबीआई. चाहे वो बैंक्स हो या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, सबके लिए लास्ट रिसोर्ट क्या रहेगा? आरबीआई रहेगा. व्हाट एल्स? एनी आइडिया? Representing World Bank and representing yes India in World Bank and IMF, that is International Monetary Fund. What else? और क्या है? You can say क्या करती है आरबीआई? और मॉनिटर करती है what? Payment system. regulation and monitor. हाँ? Hello. ये देखो, ये किधर हमने क्या किया? रेगुलेटिंग ऑन बैंकिंग सेक्टर्स को, बैंक्स को करते हैं. ये पेमेंट सिस्टम. पेमेंट सिस्टम और बैंक्स में डिफरेंस है. पेमेंट सिस्टम मतलब एनपीसीआई है ना, गूगल पे, ये सब को भी कौन मॉनिटर करता है? एंड में आरबीआई ही मॉनिटर करती है. तो पेमेंट सिस्टम को मॉनिटर करेगी. व्हाट एल्स? फीमा एक्ट. कौन से एक्ट? फीमा एक्ट के थ्रू. फीमा एक्ट मतलब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999. फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के थ्रू आरबीआई क्या करती है? आरबीआई फॉरेन रिजर्व्स को मेंटेन करने का काम करती है. किसको मेंटेन करने का काम करती है? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स मतलब डॉलर, येन, रूबल, ये सब का मैनेज करने का काम कौन करती है? कितना रखना है, कितना बेचना है, गोल्ड को कितना रखना है, वो सब भी कौन मैनेज करती है? आपकी आरबीआई ही मैनेज करती है. व्हाट एल्स? और कुछ सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी गुड. क्या मेंटेन करना? व्हाट डू यू मीन बाय इन्फ्लेशन? महंगाई. क्या है इन्फ्लेशन का मतलब? महंगाई. महंगाई को भी कंट्रोल करने का काम कौन करती है? आपकी आरबीआई करती है. किसके थ्रू करती है बेटा? Monetary policy. वेरी गुड. क्या बात है, वेरी गुड. इम्प्रेस्ड. थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी. इसके थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू. Now what do you mean by this monetary policy? आरबीआई को गवर्नमेंट ने कुछ काम दे रखा है, कुछ रिस्पांसिबिलिटी सौंप रखी है. देखो फर्स्ट लेक्चर में मैंने एक चीज बताई थी, एक गवर्नमेंट का काम मे नॉट, ये अपने कौन थे सबसे पहले? एडम स्मिथ ने क्या कहा था कि इसको नहीं इंटरफेयर करना चाहिए मार्केट में, गवर्नमेंट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए. उनकी पॉलिसी का नाम क्या था? लेजेस फेरे. क्या नाम था? लेजेस फेरे. इनविजिबल है ना. फिर कौन आया नेक्स्ट? मेनार्ड कीन्स. मेनार्ड कीन्स ने बोला कि ऐसा काम नहीं चलेगा, गवर्नमेंट को मैनेज करना पड़ेगा, इंटरवेंट करना पड़ेगा. इसी की वजह से आपके आरबीआई सेंट्रल बैंक्स बने. क्या बने? आपके सेंट्रल बैंक्स बने. अब जब ये सारी चीजें होने लगी, सेंट्रल बैंक्स बनने लगे, तो गवर्नमेंट पूरी तरीके से इंटरफेयर नहीं कर सकती थी, वो मैनेज नहीं कर सकती इकोनॉमी को, क्योंकि उसके पास और भी काम है, वो एक्सपर्ट के हाथों में देना जाना चाहिए. इसी वजह से गवर्नमेंट ने क्या बनाना स्टार्ट किया? सेंट्रल बैंक्स. क्या बनाना स्टार्ट किया? सेंट्रल बैंक्स. तो सेंट्रल बैंक्स ने फिर धीरे धीरे ये कमान उठाई कि हम देश की इकोनॉमी को मेंटेन करने का काम करेंगे. सारी दुनिया ने वही चीज फॉलो की, तो आरबीआई इंडिया में वो सारा काम करने लगी. अब हुआ क्या? अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी को देखें तो मॉनेटरी पॉलिसी का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है इन्फ्लेशन, दैट इज महंगाई को मेंटेन करना. अब इन्फ्लेशन या फिर महंगाई आपके सप्लाई साइड की वजह से होती है या डिमांड साइड की वजह से होती है? महंगाई डिमांड साइड की वजह से होती है क्या सप्लाई की वजह से होती है? गलत, दोनों की वजह से होती है. अगर सप्लाई कम होगा, मुझे एक बात बताओ, क्या कम होगा? सप्लाई कम होगा तो प्राइस बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? सप्लाई कम, डिमांड ज्यादा, डिमांड ज्यादा तो प्राइस ज्यादा.
अगर डिमांड, ऑब्वियसली बात है, डिमांड बढ़ गई है तो प्राइस भी बढ़ ही जाएगा। तो आपका सप्लाई साइड और डिमांड साइड दोनों के इफेक्ट के वजह से आपका क्या बढ़ता है, प्राइस बढ़ता है, दैट इज इन्फ्लेशन। तो अब कौन सा हमारे हाथ में है कंट्रोल करना, सप्लाई साइड या डिमांड साइड? किसको आरबीआई कंट्रोल कर सकता है? डिमांड साइड को। सप्लाई साइड को तो हम नहीं कर सकते। सप्लाई मतलब क्या, कितना प्रोडक्ट उगाना है, एग्रीकल्चर में क्या प्रोड्यूस होगा क्या नहीं होगा, वो तो एक नेचुरल फैक्टर की वजह से डिपेंड करता है, रेनफॉल होगी या नहीं होगी, कितना उपज होगी या नहीं होगी, कल्टीवेशन कैसा होगा नहीं होगा, वो आरबीआई नहीं मैनेज कर सकता। ये सुनो, क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उसमें आरबीआई कुछ कर नहीं सकता है ना। तो आरबीआई सप्लाई साइड को इतना मैनेज नहीं कर सकता, तो उसको किसको मैनेज करना पड़ता है, डिमांड साइड को मैनेज करना पड़ता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखने के लिए। तो मॉनेटरी पॉलिसी आपका फोकस ज्यादा किस पे करता है, हमेशा याद रखना, डिमांड साइड पे करता है। किस पे करता है, डिमांड साइड पे करता है। अब हम डिमांड साइड को कैसे मैनेज करें, तो उसके लिए पहले क्या होता था कि आरबीआई के गवर्नर के ऊपर जिम्मेदारी थी। किसके ऊपर जिम्मेदारी थी, आरबीआई के गवर्नर के ऊपर जिम्मेदारी थी कि आपका काम है कि इन्फ्लेशन या महंगाई आपकी ज्यादा ना बढ़े। अब मुझे एक बात बताओ, क्या 120 करोड़ या 130 करोड़ लोगों के जिम्मेदारी क्या एक इंसान पर लेना सही है? ऑब्वियसली नहीं, है ना। तो गवर्नर के ऊपर इतना ज्यादा जिम्मेदारी देना बहुत ही ज्यादा गलत डिसीजन माना गया था। इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से 2014 में कभी 2014 में आपका उर्जित पटेल कमेटी बनता है। क्या बनता है, उर्जित पटेल कमेटी क्या कहता है, उर्जित पटेल कमेटी कहता है कि गवर्नर को हटाओ, मतलब गवर्नर को हटाओ बट मॉनेटरी पॉलिसी सिर्फ गवर्नर को देने से अच्छा दे दो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को। किसको दे दो, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कंसिस्ट करेगी 6 मेंबर्स। किसको, 6 मेंबर्स को कंसिस्ट करेगी ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। क्या इतना क्लियर है? मॉनेटरी पॉलिसी को बना दिया जाता है 2016 में। कभी बना दिया जाता है, 2016 में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को बना दिया जाता है, जिसके कितने मेंबर्स होते हैं बेटा, 6 मेंबर्स होते हैं। इसको बनाने के लिए आरबीआई के एक्ट को अमेंड किया जाता है। किसको अमेंड किया जाता है, आरबीआई के एक्ट को अमेंड किया जाता है। क्लियर है इतना, श्योर? अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में क्या हो रहा था, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में जैसे मैंने बोला कि 6 मेंबर्स होंगे। कौन होंगे, 6 मेंबर्स होंगे। इन 6 मेंबर्स में 3, पहला तो आपका गवर्नर आ जाएगा आरबीआई का, है ना। ये गवर्नर आपका क्या रहेगा, चेयरपर्सन रहेगा। फिर डेप्यूटी गवर्नर आ जाएगा। कौन आ जाएगा, डेप्यूटी गवर्नर। और एक और आरबीआई का मेंबर आ जाएगा, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, आरबीआई के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मेंबर आ जाएगा। फिर 3 एक्सपर्ट आएंगे। कौन आएंगे, 3 एक्सपर्ट आएंगे। कहां से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। इन 6 को मिला के क्या बनेगा आपका, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनेगा। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को ये दिया गया है कि आपको साल में कम से कम 4 बार मिलना है। कितने बार, 4 टाइम्स। यू हैव टू एटलीस्ट 4 टाइम्स आपको मिलना ही मिलना है। 4 बार कैसे, हर 3 महीने बाद। कितने बार, हर 3 महीने में। 3 मंथ्स मतलब 1 क्वार्टर। 3 मंथ्स मतलब 1 क्वार्टर। तो आपको एटलीस्ट कितने टाइम मिलना है बेटा, 4 टाइम मिलना है, मतलब 3 महीने में एक बार आपको मिलना है। और डिसीजन कैसे लिया जाएगा, डिसीजन लिया जाएगा आपके मेजॉरिटी से। कैसे लिया जाएगा, आपके मेजॉरिटी से डिसीजन लिया जाएगा, है ना। क्लियर है इतना, पक्का? फिर फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है आरबीआई का, इतना रिवाइज करो।